आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। राजनीतिक खबरें आज दिन भर की खबरों के एजेंडे में सबसे आगे रहने वाली हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का बड़ा बयान। 2024 की जंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर बहुत बड़ा जुबानी हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहे तो मोदी को तो कोई हरा ही नहीं सकेगा, क्योंकि राहुल गांधी दरअसल मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। ये बात कल मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। मतलब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पीएम मोदी जीतते राहुल गांधी की वजह से हैं। राहुल गांधी का चेहरा इतना कमजोर हो जाता है पीएम मोदी के सामने कि मोदी के लिए जीत का रास्ता आसान हो जाता है। और यही वजह कि ममता बनर्जी कहती हैं राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। जरा सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी ने। পার্লামেন্ট বিজেপি শুনতে দিচ্ছে না কেন? না তো রাহুল গান্ধীকে জানানোর জন্য কি নেতা না তো রাহুল গান্ধীর মুখটা থাকলে মোদিকে কেউ করলো কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদি সবচেয়ে বড় আর কিছু বললাম না বুঝে সবচেয়ে বড় টিআরপি সরকার বলে কারণ কখন দেখেছে যেটা বাইরে থেকে বলেছে তাই আমাদের তাই পার্লামেন্ট খোলা থাকুক আগামী ব্যাপারে কেন আমাদের এই ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে কেন এনআইসি ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে না কেন গ্যাসের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে না আমার ইউনিফর্ম রিপোর্ট প্রেস করেছে এই সুযোগে আমরা ইউনিফর্ম রিপোর্ট মানি না এবং আমরা করতেও দেবো না এনআরসিও করতে দিইনি ভোট রাখবেন এটা আমার গভর্নমেন্টের হাতে। तो क्या विपक्ष के नेतृत्व के लिए राहुल गांधी में दम नहीं? ममता बनर्जी का यह बयान, इसके मायने क्या, इसका असर क्या होगा? क्योंकि अब आने वाला समय और सियासी बिसात पर हर साल जाहिर सी बात है 2024 को लेकर ही चली जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह, टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल, आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको बता देते हैं ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर ये जो बड़ा वार किया है, राहुल गांधी पर जो सीधा निशाना साधा है, इस पर अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ईडी सीबीआई से बचने के लिए ममता मोदी का साथ दे रही है, ये कहना है कांग्रेस का। वो राहुल के खिलाफ बोलेंगी तो मोदी खुश होंगे और वो जांच से बची रहेंगी, इसीलिए ये सब बातें कर रही है। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास रहेगी। आइए सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल के पास। जानते हैं मानव जायसवाल से कहा तो 2024 के लिए मानव विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, और अब ममता बनर्जी का ये बयान, ये तो सीधे सीधे विपक्षी एकता में सबसे बड़ी सेंध है। इसका फायदा किसको? मानव जायसवाल। पहले तो सभी को नमस्कार है मेरा, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और जहां तो विपक्षी एकता की बात है मैडम, आप क्या सिर्फ कांग्रेस ही है जो विपक्ष में है?
बाकी जो नेतागण हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे जेडी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तेलंगाना की बीआरएस पार्टी क्यों ना हो, ये सब क्या विपक्ष में नहीं है? अब विपक्ष में लड़ाई कौन कर रहा है? अब एक पार्टी है जो अपने एक ब्रांडिंग के लिए, एक व्यक्ति के ब्रांडिंग के लिए पूरी लड़ रही है। अब हमको एक बात बताइए कि सच में मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी जो अभी अभी मैंने संजीदा पॉलिटिक्स में आ गए हैं और सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, लेकिन अभी भी उनको अनुभव की कमी है। अनुभव की कमी क्या है कि भाई जब बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं तो भाई वो इलेक्शन रैलियों में दिखते नहीं है। अब गुजरात में क्या हुआ? अच्छा, पर्यटन मंत्री की तरह वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे, ठीक है। अच्छा, पर्यटन मंत्री की तरह हिमाचल पहुंचे, नहीं ठीक नहीं है मैडम, खत्म करने दीजिए। हाँ, जल्दी से हाँ। बंगाल में ये जो इनके जो नेता हैं, हाँ। क्या नाम है, अधीर रंजन चौधरी, हाँ। क्या बोलते हैं कि ईडी सीबीआई का सबका हवाला जो दे रहे हैं, तो ये बोलना चाहते हैं ईडी सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे धन्यवाद है कि भाई हेराल्ड केसेस, बहुत सारे केसेस जो कांग्रेस नेतागण के ऊपर हुए और कांग्रेस ने शिफ्टिंग कर ली, बीजेपी में चले गए लोग, तो वो सब क्लीन चिट है। ये क्लीन चिट देना चाहते हैं। हम लड़ रहे हैं, परस्पर लड़ रहे हैं और हरा रहे हैं। मोदी जी से ज्यादा वोट तो हमको मेघालय में मिला। डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी बड़ा रैली कर रहे थे, अमित शाह जी रैली कर रहे थे, मेघालय में उनको 9% वोट मिला, हमको 15% मिल गया। अच्छा, कांग्रेस को कितना % मिला? ठीक है, मैं महिमा जी के पास चल रही हूँ लेकर अब चर्चा को। महिमा जी, आपने सुना मानव जायसवाल को, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जहां जहां बीजेपी से मोर्चा लेने की जरूरत होती है वहां वहां नेतृत्व के तौर पर, नेता के तौर पर राहुल गांधी फिसड्डी साबित होते हैं। क्षेत्रीय दली अगर दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर राहुल गांधी की कांग्रेस की जरूरत क्या है? मतलब ममता बनर्जी को और बाकी क्षेत्रीय दलों को राहुल गांधी की लीडरशिप में दम नजर नहीं आ रहा है। महिमा सिंह। रोमाना जी नमस्कार। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समय जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये सभी के अपराध लिखे जाने हैं इतिहास के पन्नों के अंदर और वो आज दर्ज हो रहे हैं। और ये दर्ज है पिछले 8 वर्ष से इस देश के इतिहास के अंदर कि चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, एक आवाज एकल स्वर में जो सुनाई दी है वो राहुल गांधी जी की आवाज है, वो कांग्रेस की आवाज है, जैसा कि सदैव रहा ही है। और एक बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी वो है, एक होती है स्टेटमेंट, एक होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट। हम किसी बात का आकलन कैसे करते हैं। अभी जैसे कि टीएमसी के प्रवक्ता ने कुछ कहा और आपने जब उसका आकलन किया तो आपने शब्द का इस्तेमाल किया फिसड्डी, जो कि मुझे उनकी बात में तो सुनाई नहीं दिया। ये आकलन की बात है। उसी तरह से ममता बनर्जी जी के बयान का आकलन एक आपने किया, एक मैं कर देती हूँ। मेरा आकलन ममता बनर्जी के बयान का ये है कि उन्होंने ये माना है कि यदि कोई एक व्यक्ति है जो मोदी के समक्ष खड़ा है एक अटूट ताकत बनके, तो वो राहुल गांधी है, वो और कोई नहीं है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि जैसा हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने भी कहा है कि उसको भी अपने शब्दों में रख देती हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये तो कालजयी पंक्तियां हैं जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन ममता बनर्जी के बयान को आप जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं, वो कहा जाता है ना कि साहब खुशफहमी में रहने से कुछ हासिल नहीं होता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने ममता बनर्जी के बयान को इस रूप में इंटरप्रेट किया कि मोदी से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। आपका ये इंटरप्रिटेशन सुनकर जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के मानव जायसवाल, वो भी हंस रहे हैं। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ सीधे सीधे कहा है कि अगर मोदी से मुकाबला करना है 2024 में तो राहुल गांधी अगर सामने होंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, फिर तो मोदी का रास्ता आप आसान करेंगे। राहुल गांधी तो मोदी की टीआरपी बढ़ाते हैं, ये कह रही है ममता बनर्जी। मुझे लगता है खुशफहमियों से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। एक सेकंड, आपने जो इंटरप्रिटेशन किया है ममता बनर्जी के बयान पर, उनकी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के नेता के पास मुझे चलना पड़ेगा। जो इंटरप्रिटेशन कर रही है यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता, क्या ममता बनर्जी वही कह रही थी कि मोदी से सामना करने के लिए कि राहुल गांधी जरूरी है? मानव जायसवाल जल्दी से जवाब दीजिए। रोमाना जी, सबसे ज्यादा क्लैरिटी अगर किसी नेता ने आज तक पूरे इंडिपेंडेंट इतिहास में दिया है वो है ममता बनर्जी, जिन्होंने 34 वर्ष के अंधकार से बंगाल को उभारा था। आज जो बीजेपी की क्रूर शासन है उसको जिस तरीके से हर जगह हर मोर्चे पे प्रखर रूप से मुखर रूप से वो लड़ रही है और जमीनी नेत्री है, वो अग्नि सेना है, अग्नि नेत्री है, ये सिद्ध है। आज जो महिषासुर वाली जो सरकार है उनको दुर्गा शक्ति ही मार सकती है, ये भी सिद्ध है। अब हो क्या रहा है कि दीदी का कहना क्या है कि राहुल गांधी बहुत लड़ रहे, चलो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन किसी भी तरीके से उनका जो इमेज है वो मोदी के ऑपोजिट में जाके खड़ा नहीं होता है। कारण क्या है कि मोदी जी के लिए बड़ा आसान है कि कांग्रेस को बनाओ और उनको तोड़ो, फिर उनको बनाओ, फिर उनको तोड़ो। अब एक हुजूम तैयार करते हैं मोदी जी कि भैया कांग्रेस एकदम सामने में है, वही हमसे लड़ रही है, और पता चलता है कि बाद में वही उनको पछाड़ रहे हैं। 40 इलेक्शन वो हारे हैं असेंबली के 45 में से। और आप देख लीजिए गुजरात में क्या हाल है भाई, ये ऑपोजिशन में थे, कितने बार उन्होंने रैलियां करी, कितने जमीनी स्तर पे वो क्या कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा। अरे अपनी सरकार गिर रही है। ठीक है मानव, पिछली बार महिमा जी को आपत्ति हो गई थी, मैंने फिसड्डी कह दिया था, तो चलिए मानव जायसवाल जो कह रहे हैं वो एक तरीके से कह रहे हैं कि साहब फुस हैं। फुस क्या देती हूँ इस बार में, राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने फुस हैं। महिमा जी इस पर जवाब दे दीजिए। आप एक देखिए, शुक्रिया अवसर के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने पहली बार जब वक्तव्य दिया तो उन्होंने ये बोला, टीएमसी के प्रवक्ता ने, कि वो रैलियों में नहीं आते या चुनावों में नहीं जाते। हम ये पूछना चाहते हैं कि ममता बनर्जी चीन पर सवाल क्यों नहीं उठाती, भ्रष्टाचार पर सवाल क्यों नहीं उठाती, महंगाई पर सवाल क्यों नहीं उठाती। राष्ट्रीय पटल पर यदि एक आवाज दिन रात सुनाई देती है तो वो अकेले राहुल गांधी की आवाज क्यों है। उन्होंने ठीक कहा, विपक्ष में तो बहुत सारी पार्टियां, लेकिन फिर उन न करें। मैंने बीच में नहीं बोला, आप भी बीच में न बोलें। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि दिन रात पिछले एक हफ्ते से, चाहे वो राष्ट्रीय चर्चाओं का मुद्दा हो, चाहे वो संसद का मुद्दा हो, अकेले राहुल गांधी बने हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अकेले आवाज उठा रहे हैं। जो आवाज उठाएगा वो हंगामा भी खड़ा करेगा और वो मुद्दों पर जवाब भी लेगा। सीधी सी बात है, और यही मैंने कहा। और ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास लेकर चलती हूँ अब इस डिबेट में अपने दर्शकों को। राकेश जी आपके पास बाद में आऊंगी, आप लुत्फ उठाइए आज इस डिबेट का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास में चलती हूँ। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर 2024 के लिए मामला कहाँ तो मोदी वर्सेस ऑल हो रहा था, कहाँ राकेश त्रिपाठी जी भी आज बड़े मजे ले रहे हैं सर इस चर्चा में। मतलब यहाँ मामला 2024 में ममता वर्सेस राहुल बन रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जो जरा सा भी मजबूत वो कांग्रेस बहुत कमजोर कर जाता है। और कांग्रेस का संकट ये कि वो अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दूसरों का साथ कैसे ले पाए। क्योंकि अगर वो कहेगी कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो उसके हाथ तो सीधे सीधे बंगाल निकल जाएगा। पंजाब में उनको कुछ सीट नहीं मिलेगी, दिल्ली में सीटें नहीं मिलेंगी, तेलंगाना में सीटें नहीं मिलेंगी, आंध्र प्रदेश में सीटें नहीं मिलेंगी, बिहार में साफ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गलती से पूछते थे क्योंकि 2 विधायक हैं, अखिलेश जी कहेंगे चलो ठीक है 5 सीटें ले लो लोकसभा की। असली संकट इस समीकरण का है। लेकिन मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ पाएगी पार्टी वो मजबूत कांग्रेस ही होगी। ममता बनर्जी या किसी क्षेत्रीय दल की इतनी हैसियत कभी नहीं हो पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। लेकिन कांग्रेस को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। वो दूसरों के भरोसे मजबूत होना चाहे तो वो मजबूती उसको वो लोग नहीं देने वाले। ठीक है सर, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी के पास चलते हैं ना। अब राकेश त्रिपाठी जी, बहुत आपने लुत्फ उठा लिया इस चर्चा का, पर अब जरा इस पर टिप्पणी कीजिए कि आप ही के सूबे, आप ही के प्रदेश से आते हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साहब 2024 में अगर मोदी के रथ को रोकना है तो फिर अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वही भगवा खेमे से लोहा लेंगे। तो इसके लिए तैयारी है आप लोगों की? देखिए रोमाना, सच्चाई ये है कि अति महत्वाकांक्षी ये जो अलग अलग क्षेत्रीय दल है ना, इनकी अति महत्वाकांक्षा का ही प्रदर्शन अगर आप अभी समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता को भी साथ जोड़ते तो आप देखते कि कैसा सिर्फ फुटबॉल इन सबके बीच में है। कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। ना अखिलेश यादव ममता बनर्जी को नेता मानने को तैयार है, ना ममता बनर्जी नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार है, ना नीतीश कुमार जो है उद्धव ठाकरे को नेता मानने के लिए तैयार है। आपसी सिर्फ फुटबॉल इतनी है कि किसी तीसरे मोर्चे की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि पीएम पद के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड है। आप व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं। आपस में इतनी महत्वाकांक्षा में जो लड़े जा रहे हैं ना, तो आप पीएम पद पे नो वैकेंसी का बोर्ड है। आप वहां पर नरेंद्र मोदी जी के लिए पहले से सुरक्षित हैं। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं तो क्या यही होने वाला है 2024 में? क्या विपक्ष आपस में ही लड़ कर थक जाएगा और 2024 में मोदी का रथ आगे निकल जाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा आगे बढ़ा
बढ़ाएंगे, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो राहुल गांधी में दम नहीं कि 2024 में वो विपक्ष का नेतृत्व कर सकें, इस भाव के साथ दिया गया ममता बनर्जी का बयान, जिसको लेकर सियासत गर्म है। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी एक विवादित बयान राहुल गांधी पर, जिसके बाद सियासत और गर्माएगी। जरा सुनिए क्या कहा हरदीप पुरी। देखिए पहले तो टू गेट एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस, अब इसके मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा, इसको समझ लीजिए। कहाँ सावरकर जी और कहाँ ये, छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। मैं को एक सीधी सी बात बताता हूँ, दिल्ली पुलिस क्यों गई, ना मैं दिल्ली पुलिस के साथ डील करता हूँ, ना मैं उसकी भारत तोड़ो यात्रा पे उसके साथ था। पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ही मेड सम स्टेटमेंट दैट सम वुमेन हैड कम टू हिम and said that they had been sexually assaulted or even used a stronger word than that. That this is a very serious charge. If somebody has been so assaulted, then somebody is obliged to take cognizance. And once that cognizance is taken, the rest follows in automatic fashion. So if you don't take cognizance, then I think the concerned commission would be wrong. If you take cognizance, then somebody has to go and say, भाई साहब आपने ये स्टेटमेंट की है। अगर आप इस कमरे के बाहर जाके किसी के बारे कुछ स्टेटमेंट कर देते हो और आज सोशल मीडिया आप कह रहे हो कॉन्स्टेंट है, मुझे तो लगता है इतनी फ्रीडम किसी दुनिया में किसी देश में नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान आप सुन रहे थे, विवादित बयान राहुल गांधी पर। कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह को आना चाहिए। महिमा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के जो साथी हैं, जिनको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था, हर कोई राहुल गांधी को लेकर उंगली उठाता हुआ, सवालिया निशान लगाता हुआ क्यों नजर आ रहा है? रोमाना जी, देखिए एक बात है, अभी मैंने भाजपा के नेता को सुना और बहुत ही मुझे हास्यास्पद लगा, क्योंकि एक पार्टी जो इस देश के अंदर हाथरस होता है, कठुआ होता है, उन्नाव होता है इस देश के अंदर, उत्तराखंड में जहां उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के नेता के बेटे अंकिता भंडारी केस में जो है वो अक्यूज हो जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ जो सबूत है वो मिलते हैं, रिजॉर्ट को रातों रात जला दिया जाता है। ऐसी पार्टी जब महिला सुरक्षा की बातें करती है तो हास्यास्पद लगता है और दुखद लगता है इस देश की एक बेटी होने के नाते। और अब आ जाते हैं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, जो आपकी आज की चर्चा का मुद्दा है जी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों का एक जो आज मकसद है जी, वो है कि जो तानाशाही की ताकतें इस देश के अंदर आज करवटें ले रही हैं, जिससे हम सब की, मेरी, आपके, आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो उस पर सवालिया निशान लगते हैं। और ये दिखाई नहीं देता, ये जैसा हिटलर के पदचाप हुई थी ना शुरुआत में जर्मनी के अंदर, ये वैसी पदचाप सुनाई देती है। लेकिन ये बातें तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रही है ना, पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप लोग लगातार इस तरीके की बातें दोहराते हैं, जनता भरोसा नहीं करती है। पर राकेश जी, मैं जरा सा आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। हरदीप पुरी जिस तरीके का बयान देकर गए हैं, सर मुहावरा जो यहाँ अंग्रेजी वाला ईडियम वो बोलकर गए हैं, क्या तय कर लिया है सत्ता पक्ष ने कि सदन में यूं ही गतिरोध बना रहेगा? एक नया मुद्दा आज यकीनन ये मामला भी सदन में उठेगा। नहीं, मुझे लगता है हरदीप पुरी जी के बयान में कुछ भी मुहावरे का इस्तेमाल किया है। मुहावरे कभी भी नहीं किए जाते हैं। तो सच ये है कि राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर के सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं। पार्टी के भी उठ रहे हैं, उनके जो अलायंस को बताते रहे, यूपीए के जो सहयोगी रहे, वो सभी इसको लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। और ये बात सोनिया जी के अलावा बाकी सारे कांग्रेसी मान चुके हैं कि राहुल गांधी के अंदर दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आगे का एजेंडा में छोटे से ब्रेक से पहले ये जिस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का हमने आपको दिखाया है ना, इसके बाद ये साफ हो रहा है कि सत्ता पक्ष की रणनीति साफ है। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, मतलब सदन में आज एक बार फिर से गतिरोध दिखना तय है। हेडलाइंस के बाद आगे का एजेंडा में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर अभिनेता सलमान खान से जुड़ी हुई। सलमान खान को लेकर एक बार फिर धमकी भरा ईमेल। इस धमकी में लॉरेंस के इंटरव्यू का जिक्र किया गया है। कहा गया है, सलमान गोल्डी बराड़ से बात कर ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू और उसके बाद ये ईमेल, जिसमें साफ तौर पर धमकी दी गई है सलमान खान को कि सलमान गोल्डी बराड़ से बात कर ले, वरना तो अंजाम बुरा होगा। हमारे सहयोगी चैनल एबीपी साझा के संपादक जगविंदर पटियाल से
इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार सलमान खान को लेकर धमकी वाले अंदाज में बयान दिए गए और इसके बाद अब ये ईमेल भी जो सलमान खान को भेजा गया है, इस धमकी में लॉरेंस के इंटरव्यू का जिक्र भी किया गया है और कहा है कि सलमान खान गोल्डी बराड़ से बात कर ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सलमान खान को धमकी भरा एक ईमेल मिला और उसके बाद मुंबई पुलिस और भी सतर्क हो गई। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया था और ये सुरक्षा Y+ कैटेगरी की गई थी। लेकिन 18 तारीख को दोपहर को 1:46 के आसपास इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट को एक और ईमेल मिला और जिस ईमेल में बताया गया कि गोल्डी बराड़ को सलमान खान से बात करनी है और उसमें एबीपी न्यूज के इंटरव्यू का हवाला भी दिया गया कि आपने इंटरव्यू तो देखा ही होगा और अगर भाई मानते हैं तो ठीक, नहीं तो एक झटका भी दिया जा सकता है। तो झटका देने की बात कही है उस ईमेल में, जिसके बाद से मुंबई पुलिस काफी सतर्क हो गई है। आपको दिखा दूं कि ये पूरा इलाका सीसीटीवी से कवर्ड है। आपको ये पहला माला दिखाऊंगा। इसी पहले फ्लोर पर सलमान खान रहते हैं और इस पूरे फ्लोर की निगरानी सीसीटीवी से की जाती है। पुलिस की 2 व्हीकल्स यहाँ पर हैं। घर के पास 1 ऑफिसर और 3 ऐसे गार्ड भी डिप्लॉयड होते हैं जो 24 घंटे रहते हैं। साथ ही सलमान खान के साथ 2 हथियारबंद जो सुरक्षा रक्षक होते हैं वो भी होते हैं। उसके साथ जो प्राइवेट सुरक्षा रक्षक हैं वो भी लगातार 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन ऐसे में मुंबई पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई बरत नहीं सकती। सलमान खान को थ्रेट है क्योंकि जेल में बैठे गैंगस्टर्स ने भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। बहरहाल मुंबई पुलिस पता लगाने में जुटी है कि ये ईमेल कहीं हॉक्स तो नहीं है और अगर सच है तो कहां से इस ईमेल को यहां भेजा गया है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि सलमान खान की पल पल की अपडेट मुंबई पुलिस ले रही है कि आखिर उन्हें कहां जाना है, किससे मिलने जाना है, ताकि उसके हिसाब से सुरक्षा की अरेंजमेंट की जा सके। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो पहले टीवी पर इंटरव्यू के जरिए धमकी दी गई सलमान खान को और अब धमकी वाला ये ईमेल जो सलमान खान को भेजा गया है, इसी को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से ये धमकी कि सलमान खान गोल्डी बराड़ से बात कर ले। इस ईमेल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ये जानने में जुटी हुई है कि क्या ये किसी तरीके का होक्स ईमेल है या फिर अगर वाकई में ये एक असली धमकी वाला ईमेल है तो फिर इसको कहां से भेजा गया, इस साजिश के पीछे कौन है। इन तमाम मामलों को लेकर पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और इस सब के बीच सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा का पहरा और कड़ा कर दिया गया है। जो अभी अभी आप सूरज ओझा की रिपोर्ट देख रहे थे उसमें आपने देखा किस तरीके से पुलिस की 2 गाड़ियां सलमान खान जहां रहते हैं मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, उस अपार्टमेंट्स के बाहर तैनात कर दी गई हैं। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात हैं। इसके अलावा सलमान खान के अपने जो पर्सनल सिक्योरिटी की टीम होती है वो भी वहां मौजूद है। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर हर तरह की एहतियात बरती जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये धमकी भरा ईमेल, इसका कनेक्शन क्या है। आप जानते हैं किस तरीके से ऑपरेशन दुर्दांत जो आपने एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अपने चैनल एबीपी न्यूज पर, जहां वो बेधड़क होकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल से साफ तौर पर सलमान खान को लेकर एक के बाद एक धमकी वाले अंदाज में अपनी बातें रख रहा था। उसके बाद ये धमकी वाला ईमेल सलमान खान को पहुंचना अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। तो पहले टीवी पर धमकी, अब ईमेल पर चेतावनी। सलमान खान को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ पर एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, मामले में जांच की जा रही है और इस ईमेल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गोल्डी बराड़ से बात कर ले सलमान खान, वरना तो झटके के लिए तैयार रहे। इंटरव्यू का भी जिक्र किया गया कि लॉरेंस वाला इंटरव्यू तो देख ही लिया होगा सलमान खान ने, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पहले
इंटरव्यू वाली धमकी और उसके बाद ये ईमेल वाली धमकी जो सलमान खान को दी गई है, जिसके बाद एहतियात बरती जा रही है सलमान खान की सुरक्षा के लिहाज से, और साथ ही साथ इस ईमेल को लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये खबर दिल्ली से है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा SKM की महापंचायत हो रही है। देश भर से हजारों की तादाद में बताया जा रहा है किसान जो रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है, लेकिन उसमें रैली में शामिल होने वालों की संख्या 20,000 ही रखी गई है। अब बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये बात बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस संख्या से ज्यादा किसान दिल्ली के रामलीला मैदान की तरफ जुटना शुरू हो जाएं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है। पहले अजातिका के पास आपको लेकर चलेंगे। ध्रुव मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं अजातिका से कि इस वक्त रामलीला मैदान में कितनी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, क्या है तस्वीर, दिखाइए जरा। जी बिल्कुल रूबिका, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान ग्राउंड की, और देखिए तादाद आपको किसानों की कितनी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगी। तमाम किसान आपको यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान महापंचायत में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई बंगाल से, तो कोई महाराष्ट्र से, और मांग अब भी वही बनी हुई है। ये देखिए, ये कई और किसानों के जो संगठन हैं, रोमाना आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप किसान महासभा यानी कि देश के अलग अलग जो किसान संगठन हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और मांग अभी यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून गारंटी दी जाए, जैसा कि पहले किसान मांग कर रहे थे। किसानों की जो तमाम समस्या है, खासतौर पर बिन मौसम जो बारिश तेजी से हुई है, ओले हुए हैं, उसे लेकर काफी सारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उसे लेकर मांग की जा रही है। और ऐसे में बिल्कुल जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, किसानों का ये दिल्ली कूच, और वो वजह क्या है, ये एक के बाद एक साथ मांग आपके सामने। MSP को लेकर मांग है, कर्ज माफी दूसरी बड़ी मांग है किसानों की, पेंशन को लेकर किसान मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे किसानों की ये 7 मांगे हैं, फसलों के बीमा को लेकर किसानों की मांग है, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए ये किसानों की मांग है, और साथ ही बिजली बिल की माफी को लेकर भी किसानों ने इस अपनी मांगों की फहरिस्त में बात को लिखा है। केस माफी और शहीद का दर्जा उन किसानों को जिनकी मौत हुई थी उसका जिक्र भी इस लिस्ट में किया गया है। और कुल मिलाकर किसानों का कहना यही है कि ये मांगे जो किसान कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वो मांगे हैं जिनके पूरे होने का पहले उनको आश्वासन दिया गया था, जिसमें मुख्य तौर पर किसानों पर दर्ज मामले जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। यही मोटी बात सामने निकल कर आ रही है। ध्रुव, बिल्कुल, यहाँ पर तमाम किसानों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो पिछली बार जो वादे किए गए थे, जिसमें कि MSP को लेकर गारंटी हो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है उसको वापस लेने की बात हो, या फिर जो कंपनसेशन की बात हो, जो लोगों की मृत्यु हुई है जो किसान आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा देने की बात हो, साथ ही साथ जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को हटाने की बात हो, और उसके साथ जो अभी हाल ही में जिस तरीके की MSP पे जो तमाम चीज़ें बातें आई, जैसे नासिक में हमने देखा प्याज के दाम हो, आलू की फसल अभी तैयार है, आलू के दाम हो, तो तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब किसान जो है यहाँ पर आ गए हैं। तमाम किसान नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा, क्योंकि जिस तैयारी के साथ इस बार जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था दिल्ली की सीमाओं पर जैसा आंदोलन था, तो कहीं ना कहीं वैसा ही आंदोलन को रूप देने की शुरुआत यहाँ पर कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव मिश्रा जातिका इस तमाम अपडेट के लिए। तो किसान हुंकार भर रहे हैं, किसानों का कहना है किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा। किसान कह रहे हैं कि वो तमाम वादे जो उनसे किए गए थे, किसान आंदोलन जो पहला हुआ था जब वो समाप्त किया गया था, वही वादे पूरे नहीं हुए हैं, और उन्हीं मांगों को लेकर दोबारा से दिल्ली में किसान। और आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी ने के कविता को तलब किया था। ये दूसरा मौका है आज जब दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जाएगी के कविता से। इससे पहले आप जानते हैं 11 मार्च को के कविता से पूछताछ हुई थी, करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। फिर ईडी की तरफ से 16 मार्च को के कविता को तलब किया गया था, लेकिन तब के कविता ने इजाजत ले ली थी कि वो 16 तारीख को इस पूछताछ में शामिल नहीं हो पाएंगी, कोई और तारीख दे दी जाए। और अब आज ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं के कविता पूछताछ में शिरकत करने के लिए, ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत की रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 मार्च को भी के कविता को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उस दिन लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। आज 20 मार्च को एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आपको बता दें कि इस समय लगभग 10:30 बजे का समय है और के कविता ईडी दफ्तर में पहुंच चुकी है। उन्हें सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब 11 मार्च को के कविता से पूछताछ की गई थी ईडी दफ्तर में, तो उनको 16 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इस संदर्भ में उसी दिन नोटिस भी दिया गया था। लेकिन 16 मार्च को के कविता ने ईडी की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की थी, ये कहते हुए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तरफ से पिटीशन दायर है वो विचाराधीन है। 24 मार्च को उस पिटीशन की सुनवाई होनी है, इसलिए वो 24 से पहले नहीं आ सकती है। लेकिन ईडी ने फिर उन्हें 20 मार्च का एक और नोटिस दिया और के कविता ने इस पर जो है लीगल एडवाइस दी और उन्हें ये कहा गया कि वो 24 मार्च से पहले ईडी की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लें। अभी वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अभी वो गेट के अंदर जा चुकी हैं। अभी फॉर्मेलिटी हुई, उनका पास बनेगा और फिर वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि आज के कविता से कितने घंटे तक पूछताछ की जाती है और ईडी इसमें आगे की क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।